ओके। ये एक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर ये हमारा एक क्वेश्चन है। ग्रुप टू एलिमेंट से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। राइट। सो ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में से है बच्चों, जो मार्च 2023 का पेपर है, ये उसमें से है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्रुप टू एलिमेंट्स जो हैं, मैग्नीशियम टू बेरियम, ऑल आर sorry, silvery white reactive metals हैं। Right, so they are silvery white reactive metals हैं। Draw a label diagram to show bonding and structure of group 2 metals at room temperature। ग्रुप टू मेटल्स का आपको रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे स्ट्रक्चर बनाना है। अब मेटल कोई भी हो, ये चीज हमें पता है कि मेटल कोई भी हो, चाहे ग्रुप टू हो चाहे कोई भी हो, उनका एक ही टिपिकल स्ट्रक्चर होता है। राइट, और वो स्ट्रक्चर क्या है जरा देखिए। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका ये स्ट्रक्चर होता है कि देयर इज अ, ये देखिए, देयर इज अ लेयर ऑफ एटम्स विद अ पॉजिटिव चार्जेस, 1 2 3 4। जब भी ड्रॉ करें बच्चों, एटलीस्ट 3 लेयर्स ड्रॉ करनी होती हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द एग्जामिनर्स। they really need to understand कि आपको आइडिया है कि क्या चीज है। पॉजिटिव आयंस होते हैं और CF electrons inside। Okay, here are the electrons between these positively charged ions। और आप इसको लेबल भी कर दें तो अच्छा होता है। लेबल क्या करेंगे? दिस इज delocalized electrons और ये lattice of positive ion। Okay, so next is जिशान, बच्चों को एंटर करें। जिशान, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? जिशान, आप हैं मीटिंग में? Why magnesium has a higher electrical conductivity than sodium? The next part, why magnesium has higher electrical conductivity than sodium। वो कह रहा है आप ये बताएं कि मैग्नीशियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सोडियम से ज्यादा क्यों है। आप कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आपको याद है बच्चों, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। तो अगर आप सोडियम का स्ट्रक्चर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर सोडियम है तो इट लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखें, अगर 4 हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन अगर इतना ही स्ट्रक्चर मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इन द सेम स्ट्रक्चर, द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम हैज मोर नंबर ऑफ delocalized इलेक्ट्रॉन देन सोडियम, hence better conductor। Magnesium has more number of delocalized electrons than sodium, hence good conductor। Next, write an equation for the reaction of magnesium with the cold water। ये मैग्नीशियम की कोल्ड वाटर के साथ, ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैग्नीशियम हो या कोई भी मेटल हो, जब कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है।
along with hydrogen gas. Right, so magnesium reacts with the cold water to form magnesium hydroxide, and right, so this is next. Identify the reagent that can be used to distinguish between identify the issue that is used to distinguish between dilute magnesium nitrate and बेरियम नाइट्रेट. बेरियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट के बीच में ये बच्चों ऑल दो वहां से है, टेस्ट अफाइन से है ये क्वेश्चन, लेकिन स्टिल पेपर 2 में भी आपको आना चाहिए. वो कहता है अगर आपके पास ये दो सॉल्यूशंस हैं, एक में मैग्नीशियम नाइट्रेट है, एक में बच्चों बेरियम नाइट्रेट है, कह रहे हैं इन दोनों में कैसे डिस्टिंग्विश करना है. तो आप कहते हैं नाइट्रेट तो नाइट्रेट ही है ना, तो बेसिकली एक में कह रहा है मैग्नीशियम आइन है और एक में कह रहा है बेरियम आइन है. तो आप कहते हैं तो बड़े आसान से डिस्टिंग्विश हो सकता है. लेट्स से अगर आप सल्फेट आइन यूज कर लेते हैं, तो आप कहते हैं अगर मैं इधर भी सल्फेट आइन डालूं, इधर भी सल्फेट आइन डालूं, तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट जो वाटर सॉल्युबल है, और यहाँ बनेगा बेरियम सल्फेट जो कि वाटर इनसॉल्युबल है. जो वाटर इनसॉल्युबल होता है तो वो कैसे अपेयर होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाइट पीपीटी. तो आप कहते हैं ये टेस्ट कर सकते हैं आप, कि क्या टेस्ट हो सकता है कि रिएजेंट क्या है. आप इसमें कोई भी सल्फेट डाल दें, कोई भी सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, सोडियम सल्फेट डाल दें, राइट. सो एनी सब्सटेंस कंटेनिंग सल्फेट, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सल्फेट हो, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड डाल सकते हैं, जैसे सोडियम सल्फेट डाल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसमें सल्फेट हो. और एक्सप्लेनेशन क्या होगी इसकी, कि जब आप सोडियम सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड इसमें डालेंगे तो क्या होगा, जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो सॉल्युबल है, सो नो प्रेसिपिटेट्स विल अपीयर, नो प्रेसिपिटेट. बट बेरियम सल्फेट इज वाटर insoluble, hence white ppt, white ppt. Okay, right, so this is how we look at these rates. Is it clear? Next, describe what is observed when strontium iodide reacts with the sulfuric acid. स्ट्रोंटियम आयोडाइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? What is formed when the strontium iodide reacts with this? अब आपको याद होगा बच्चों, में इसका थोड़ा पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ ताकि रिवीजन भी हो जाए. What is observed? So he is very clear कि आपने बताना है कि मैंने देखा क्या है जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से स्ट्रोंटियम आयोडाइड रिएक्ट करता है. तो आपको याद होगा हमने कहा था कि जो आयोडाइड आइन है जब वो सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि आयोडाइडाइन इज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये एक अच्छा ऑक्सीडेशन है, में ऑक्सीडेशन में बहुत अच्छा है, सो इट्स गोना लूज द इलेक्ट्रॉन. तो जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आप कहते हैं जी कि शुरू में तो एस आर, लेट्स से 2SO4 बनता है, या SrHSO4 बन जाता है, प्लस HI. अब ये जो HI है, फिर हमने साथ ही कहा था कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये फिर सल्फ्यूरिक एसिड से कंप्लीटली रिएक्ट करता है. और जब ये कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो डिपेंड करता है कितने आयोडाइड आइन है. अगर 2 मोल्स ऑफ आयोडाइड आइन है तो आप कहते हैं जी कि ये बन जाएगा, खुद तो बन जाएगा I2, यानी इसकी होगी ऑक्सीडेशन. और ये सल्फर को जब 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लेट से 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो जब सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सल्फर की जाहिर है ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी और वो हो जाएगी SO2.
प्लस H2O। आप कहते हैं जी इसमें ये जो आयोडीन है, क्योंकि बहुत विग्रस रिएक्शन होता है, तो आप कहते हैं ये पर्पल फ्यूम्स आते हैं और ये कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है साथ इसके, राइट। और अगर डिपेंड करता है, अगर लेट्स से हाइड्रोजन आयोडाइड के लेट्स से 6 मोल्स हों, तो फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्ट करता है, तो I2 के जब ज़ाहिर 6 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करने हैं, तो इसने 6 गेन करने हैं, तो फिर ये S बन जाएगा प्लस H2O। तो आप कहते हैं इसमें पर्पल फ्यूम्स थे, इसमें पर्पल फ्यूम्स के साथ येलो सॉलिड भी होगा। ओके, सो इसके साथ येलो सॉलिड भी अपेयर होगा, ठीक है। तो उसके बाद पर्पल फ्यूम्स होंगे, येलो सॉलिड होगा, राइट। और अगर फॉर एग्जांपल 8 HI हो, यानी आयोडीन अगर 8 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो फिर सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फर वो 8 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, I2 प्लस H2S बन जाएगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से -2 तक चली जाएगी, प्लस H2O। और इसकी जो स्मेल होती है वो रोटन एग्स लाइक स्मेल होती है, ये जो सल्फर H2S गैस है। तो आप कहते हैं ये 3 ऑब्जर्वेशन में से, अब इसमें उसने कोई हमें ओपन एंडेड क्वेश्चन था, जस्ट आस्क फॉर द ऑब्जर्वेशंस, तो आप कोई भी ये 2-3 ऑब्जर्वेशंस बीच में से लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि जी एक तो मुझे नजर आएगा कि येलो सॉलिड बनेगा, पर्पल फ्यूम्स होंगे, रोटन एग्स लाइक स्मेल होगी, ये जो आयोडीन बना है जब थोड़ा टेम्परेचर गिर जाता है बच्चों और ये सॉलिड स्टेट में आ जाता है, तो ये ग्रे ब्लैक सॉलिड भी हो जाता है, और ग्रे ब्लैक सॉलिड। तो इसमें से कोई से भी 2 ऑब्जर्वेशन आप लिख देंगे तो विल बी एक्सेप्टिंग। बट कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, क्योंकि आयोडाइडाइन इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। इसका लॉजिक हमने सारा पढ़ा हुआ है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपको याद होगा, हमने कहा था डाउन द ग्रुप जब आप जाते हैं ये, तो रेडियस वैसे ही एनाइन बड़े होते हैं साइज में, और प्लस ये बहुत बड़ा हो जाता है साइज में, और जितना ज्यादा आयोडाइडाइन बड़ा हो जाता है उसके लिए इन इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना जो आउटसाइड है मुश्किल हो जाता है, सो वो इजीली लूज हो जाते हैं। सो इसका मतलब इट्स गुड इन ऑक्सीडेशन, क्योंकि अगर किसी को भी जैसे सल्फर है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इट्स गुड इन गिविंग इलेक्ट्रॉन टू इट। तो हम कहते हैं इसलिए ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है जो सल्फर को रिड्यूस कर देता है। सो ये रिएक्शन है, इसकी ऑब्जर्वेशन भी पूछ लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट पीछे वही होता है कि क्या रिएक्शन है। ओके, सो बच्चों ये क्वेश्चन था, दैट वाज फ्रॉम 2023 फरवरी मार्च, जिसमें उसने पहले ग्रुप 2 के बारे में पूछा, फिर सल्फेट आयन के टेस्ट के बारे में पूछा, जिसके पीछे कॉन्सेप्ट बेरियम सल्फेट की इनसॉल्युबिलिटी थी जो वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में पेयर होता है, और फिर रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ आयोडाइड आयन का जो क्वेश्चन था वो उसने हमसे पूछा, राइट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाते हैं। जो नेक्स्ट हमारा पेपर है बच्चों, वो इसी से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस, नहीं हम उस पे चले जाते हैं, एक है मई जून 23 का 2-3 है, मई जून 23 का 2-3। ओके, अब इसमें वो कह रहा है कि देखिए जरा, द रिएक्शन ऑफ प्योर एल्यूमिनियम is only observed if the aluminum oxide layer is removed from first. When aluminum oxide, pure aluminum cold water, the bubbles of the gas are seen. State one property of aluminum oxide that explains why an aluminum object does not react with cold water until the aluminum oxide layer is removed. पहली ऑब्जर्वेशन आपने ये बतानी है कि क्यों ऐसा होता है बच्चों, कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो क्यों रिएक्ट नहीं करता अनटिल के उसकी लेयर रिमूव ना हो जाए। ये हमने ओ लेवल में भी किया, और अगर अभी याद हो आपको तो हमने ए लेवल में भी किया था, अभी अभी इसकी एक एक्सप्लेनेशन हमने की थी, राइट, कि क्यों ऐसा होता है।
कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो क्यों रिमूव नहीं होता. वन प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम दैट एक्सप्लेन्स व्हाई एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट डज नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर. कोई एक प्रॉपर्टी जिसमें वो हम बताना हो कि वो क्यों कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता. अब जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमें पता है कि एक इनर्ट लेयर होती है और वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है, राइट. सो एल्यूमिनियम ऑक्साइड is water insoluble. That's why it is inert. Al2O3 is water insoluble or does not react with water. Write and equate the state symbols for the reaction of aluminum oxide with excess of sodium hydroxide. अब आपको पता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी याद करा देता हूँ. हमने कहा था कि जो जितने भी पीरियड 3 के ऑक्साइड्स हैं उनमें से जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों. एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और एल्कली दोनों से रिएक्ट करते हैं. तो इसका वन ऑफ द रिएक्शन वाज विद सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है ये एक एसिडिक ऑक्साइड की तरह बिहेव करता है और सोडियम एल्यूमिनेट बन जाता है, NaAlO2. इसे सोडियम एल्यूमिनेट एक सॉल्ट है प्लस H2O. और अगर आप बैलेंस करने चाहेंगे तो जो बैलेंस इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, 2 इधर NaOH के साथ आ जाएगा और 2 NaAlO2 के साथ आ जाएगा, राइट. अगर आप चाहें तो इसमें NaAlOH4 भी लिख सकते हैं, वो भी एक फॉर्म है इक्वेशन लिखने का, इस तरह भी लिख सकते हैं. नेम वन अदर period 3 element that also produces the bubbles of gas when added to cold water. कोल्ड वाटर के साथ बबल्स ऑफ गैस सोडियम मेटल भी प्रोड्यूस करती है. तो जब आप सोडियम मेटल को ऐड करते हैं आपको याद होगा कोल्ड वाटर के साथ तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, राइट. तो ये है बेसिकली इसका कि जब आप सोडियम को कोल्ड वाटर में ऐड करते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन जाता है. तो इसका आंसर है सोडियम मेटल. Aluminum nitrate uh, is a white soluble salt. On heating aluminum nitride, thermal decomposition occurs and a brown gas is seen. State the formula of the salt of another element in period 3 which also decomposes on heating to produce a brown gas. कोई भी आप जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट ले लेते हैं तो आप कहते हैं जी मैग्नीशियम नाइट्रेट जब डिकम्पोज होगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में ऑक्सीजन गैस, right. So magnesium oxide, nitrogen dioxide and oxygen gas, they are the produced, right. Next, aluminum chloride and phosphorus chloride are both white solids. State the maximum oxidation number of aluminum and phosphorus in these chloride salts. इसके ऑक्सीडेशन नंबर्स भी अगर आपको याद हो तो हमने किए थे. फॉस्फोरस क्लोराइड का क्या था और इसके अंदर क्या था, अगर आपको याद हो तो एल्यूमिनियम का AlCl3 होता है. तो -1 × 3 अगर क्लोरीन है तो एल्यूमिनियम क्या होना चाहिए, +3. फास्फोरस जो है वो PCl5 होता है, राइट. और अगर आप इसको देखें मैक्सिमम PCl5 है तो -1 × 5 तो ये कितना हो गया, +5. सो व्हाट इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, हियर इट इज +5 and here it is +3. State why aluminum oxidation number of the aluminum is different from that of phosphorus. वो कह रहे हैं डिफरेंट क्यों है. अब बच्चों ये जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं, इफ आई एक्सप्लेन टू देम, फॉर एग्जांपल NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, PCl5 है. अब इफ आई एक्सप्लेन इट टू यू कि व्हाई इट इज सो, तो आप कहते हैं कि
इसका अगर आपको याद हो तो सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 और फास्फोरस +5, राइट। तो आप कहते हैं ये बेसिकली होता ये है कि इट्स अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। सोडियम के क्योंकि वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में आपने देखा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में आपने देखा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फास्फोरस के वैलेंस शेल में आपने देखा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, right? So it depends on the number of electrons in the valence shell, right? So उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो फास्फोरस के 5 हैं, ये पांचों लूज करके +5 में चला जाता है। एल्यूमिनियम के हैं ही 3, वो 3 लूज करके +3 में चला जाता है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? Why the maximum oxidation number of aluminum is different from that of phosphorus? Aluminum has 3 valence electrons and the phosphorus has 5 valence electrons. So aluminum has 3 valence electrons and phosphorus has 5 valence electrons. Write an equation for the reaction of solid phosphorus chloride and excess of water. फास्फोरस क्लोराइड और एक्सेस ऑफ वाटर, वो तो अभी हमने कहा जी, सॉलिड फास्फोरस क्लोराइड PCl5 होता है और दूसरा होता है PCl3, लेकिन वो लिक्विड होता है। सो जब आप इससे रिएक्ट करेंगे फास्फोरस क्लोराइड से वाटर के साथ तो H3PO4 बनेगा, दूसरे में H3PO3 बनता है बच्चों, प्लस HCl। अब आप इसको बैलेंस कर लें, बैलेंसिंग के लिए लेट से PCl5 है तो PCl5 है अगर, तो यहाँ आ गया 5 और 5 + 3 8 हो गए, सो यहाँ आ गया 4, राइट, और बाकी बैलेंस्ड है। वो कह रहे जी कि नेक्स्ट पार्ट में, सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, what type of reaction occurs aluminum chloride is added to water? आपको याद होगा हमने कहा था सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 2 क्लोराइड्स हैं जो पानी में रिएक्ट नहीं करते बल्कि डिसॉल्व होते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड से लेकर फास्फोरस तक के जो क्लोराइड हैं वो डिसॉल्व नहीं होते, वो रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी बेसिकली डिसॉल्व भी होता है, फिर वो एल्यूमिनियम आइन और वो सारा कॉम्प्लेक्स बना लेता है, बाकी सारे रिएक्ट करते हैं, और जब रिएक्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को आप हाइड्रोलिसिस बुलाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, राइट। सो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इसको कहते हैं कि जिसमें एल्यूमिनियम का क्लोराइड, सिलिकॉन का क्लोराइड, फास्फोरस का क्लोराइड, दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म different compounds. Explain why the solution produced after aluminum chloride is added to water has a pH 1 to 2. आप ये बताना है कि pH 1 to 2 क्यों है। आपको याद होगा हमने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी थी बच्चों, में दोबारा बता देता हूँ। 2 तरीके होते हैं इसको एक्सप्लेन करने के, कि आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब आप पानी में डालते हैं, एक सादा तरीका तो ये है कि आप इस तरह याद रख लें कि लेट से एल्यूमिनियम क्लोराइड को जब मैंने पानी में डाला, ये पानी है, पानी को आप HOH भी लिख सकते हैं। जब मैंने इसको पानी में डाला तो हमने कहा जी कि ये हुआ कि एल्यूमिनियम के साथ 3 हाइड्रोक्साइड आ गए, तो ये बन गया AlOH थ्राइस, और ये 3 H, ये 3Cl के साथ मिलके क्या बना दिया, 3HCl। तो ये बच्चों एक तरीका है लिखने का कि जब एल्यूमिनियम क्लोराइड पानी से रिएक्ट करता है तो AlOH थ्राइस +3HCl बन जाता है। अब ये वाला जो AlOH थ्राइस है, इसको आपने ध्यान में रखना है। मैं दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है, एक तो ये एक सादा एक्सप्लेनेशन है, अमूमन लोग ये एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि जी ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेनेशन है फॉर दिस हियर। एल्यूमिनियम क्लोराइड जब वाटर से रिएक्ट करता है AlOH थ्राइस +3HCl बन जाता है, तो AlCl3 +3H2O, दिस इज हाउ इट गोज। इसी को अब दूसरी फॉर्म में देखते हैं। दूसरी फॉर्म ये थी कि अगर आप एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो आपको याद है हमने ये कहा था कि होता ये है कि इट टर्न्स इनटू एल्यूमिनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयंस,
सॉरी क्लोराइड आयंस। फिर हमने कहा था कि ये जो एक्वस आयंस बनते हैं ना, इसका मतलब क्या है कि Al3 पॉजिटिव एक्वस का मतलब है कि एल्युमिनियम आयन ने 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके ना एक कॉम्प्लेक्स बना लिया है जिसको AlH2O6 भी कहते हैं, यूं। ये राइट। अब फिर हमने इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि क्योंकि इसके 6 वाटर मॉलिक्यूल ये होल्ड नहीं कर सकता, तो ये बेसिकली आयोनाइज हो जाता है लाइक दिस। पहले एक वाटर जाता है और उसकी जगह OH इधर ही रह जाता है और वाटर का H पॉजिटिव चला जाता है, तो ये 5 रह गए। तो अब अगर चार्ज भी देखें तो आपको पता होगा इसके ऊपर 3 पॉजिटिव है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव है, तो कैंसिल होके 2 पॉजिटिव रह गया प्लस H पॉजिटिव। दूसरा, फिर हमने कहा था ये आयोनाइज होता चला जाता है और फाइनली AlOH थ्राइस H2O थ्राइस ये बन जाता है, +2 H पॉजिटिव और आ जाते हैं। इन H पॉजिटिव की वजह से सोल्यूशन एसिडिक हो जाता है, इसकी pH 1 to 4 होती है, 1 to 2 होती है। और ये अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं ये तो वही चीज है जो आपने ऊपर लिखी है, ये देखो बच्चों, वो यही चीज है AlOH थ्राइस, सिर्फ हमने उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं, मैंने एक तरह से रिवीजन करा दी कि आप दोनों एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अगर आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन देनी है तो आप कहेंगे कि जी कि ये क्यों एसिडिक है। आप कहते हैं द HCl प्रोड्यूस्ड डिसॉल्व्स इन द सोल्यूशन, उसी सोल्यूशन में HCl प्रोड्यूस हुआ है वो डिसॉल्व होके लोवर्स द pH। दूसरा तरीका क्या है, व्हाट इज द अदर वे, कि दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये देखें, जब एल्यूमिनियम हाइड्रेट होता है तो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है विच टर्न द सॉल्यूशन एसिडिक, दैट्स व्हाई द pH इज 1 to 2। या आप कह सकते हैं कि व्हेन AlCl3 हाइड्रोलाइजेस, ये दोनों में से कोई एक एक्सप्लेनेशन देनी है, हाइड्रोलाइजेस इन वाटर gives H positive ions which turn solution acidic। ये भी हो सकती है इसकी एक्सप्लेनेशन बच्चों। सो दिस इज हाउ वी हैव टू एक्सप्लेन इट कि क्यों एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है, why the aluminum chloride solution is acidic, right? So that's how we look at this। Okay, so ये तो हो गया about this। next चलते हैं आगे। कोई नेक्स्ट जो ईयर है हमारे पास, that is see, yeah, this one। this is मई जून 23-1 है जी बच्चों, मई जून 23-1। सो मई जून 23-1 का ये क्वेश्चन है। अब इसको देखें, अगर आप इसको देखें तो वो कह रहा है जी कि क्लोरीन इज अ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट। क्लोरीन रिएक्ट्स विद सिलिकॉन टू फॉर्म सिलिकॉन 4 क्लोराइड। अगर आपको याद हो हम इसको SiCl4 बुलाते हैं, सिलिकॉन 4 क्लोराइड बना देता है जब ये रिएक्ट करता है। तो uh, इसमें कह रहा है कि क्लोरीन रिएक्ट्स, डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ SiCl4। SiCl4 की अपीयरेंस बतानी है। आपको याद होगा हमने कहा था कि जब सिलिकॉन क्लोरीन से रिएक्ट करता है ये एक स्लो रिएक्शन होता है और बन जाता है SiCl4। SiCl4 इज द ओनली क्लोराइड विच इज इन द लिक्विड स्टेट। आपको याद होगा ये क्लोराइड है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ओके, सो SiCl4 की अपीयरेंस एक कलरलेस लिक्विड जैसी होती है। इट्स अपीयरेंस इज कलरलेस लिक्विड, इट appears like a colorless liquid। okay, next,
कोई भी चीज बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर याद होगा, हमने सारे क्लोराइड के बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर किए थे। सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड आयनिक है, सॉलिड होते हैं, और बाकी सारे जो क्लोराइड्स हैं इसी तरह उनकी बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर की थी। SiCl4 वैसे भी नजर आ रहा है, एक लिक्विड है, तो इसका मतलब है क्या बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर होगा, कोवलेंट बॉन्ड होगा एंड सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। Sample of the magnesium chloride and phosphorus 5 chloride are added to the separate beakers in a cold water। एक PCl5 है बच्चों और एक MgCl2 है। टेबल 3.1 ignore the temperature changes when considering the observation for these reactions। आपको बताना है कि मैग्नीशियम क्लोराइड की अपीयरेंस क्या है रूम टेम्परेचर पे, और बताना है कि जब one similarity observation on addition to cold water, one difference in the observation in addition to the cold water, and pH of the final solution। पहले हम दोनों की अपीयरेंस लिख लेते हैं। आप कहते हैं ये एक वाइट सॉलिड है। अगर आपको याद हो तो हमने कहा था मैग्नीशियम क्लोराइड एक वाइट सॉलिड है, और फास्फोरस का क्लोराइड 3 वाला लिक्विड है, लेकिन ये वाला वाइट सॉलिड है, फास्फोरस 5 क्लोराइड। दोनों को जब आप पानी में डालते हैं तो क्या सिमिलैरिटी आती है? आप कहते हैं जी जब मैग्नीशियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो आपको याद होगा ये पानी में डिसॉल्व होता है, ये तो रिएक्ट नहीं करता, डिसॉल्व होके मैग्नीशियम आयन और क्लोराइड आयन बना देता है, तो जस्ट एक एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। ओके, सो व्हेन मैग्नीशियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर अ कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है। इसी तरह जब आप फास्फोरस क्लोराइड को पानी में डालते हैं PCl5 को, तो अभी हमने पीछे भी देखा था एक एसिड बन जाता है H3PO4 प्लस HCl। तो आप कहते हैं HCl तो स्टीमी फ्यूम बन के उड़ जाता है, तो दोनों में एक तरह से कलरलेस सॉल्यूशन आएगा। तो ये एक सिमिलैरिटी है दोनों की, दोनों का कलरलेस सॉल्यूशन आता है बच्चों जब आप इसे पानी में डालते हैं। लेकिन जब आप इसमें देखते हैं, पहले में मैग्नीशियम क्लोराइड तो जस्ट डिसॉल्व होता है, तो आप कहते हैं इसमें कोई भी HCl नहीं प्रोड्यूस होता, तो आप कहते हैं इसमें स्टीमी फ्यूम्स होते हैं जब आप पोटेशियम क्लोराइड को फास्फोरस क्लोराइड को पानी में डालते हैं, ये जो स्टीमी फ्यूम्स बनते हैं इसके, और इसमें नो स्टीमी फ्यूम्स, या इसमें सॉलिड डिसअपीयर्स ओनली। पीएच ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन, आप कहते हैं ये अगर आपको याद हो तो हमने कहा था स्लाइटली एसिडिक होता है, 6 से 7 pH होती है, प्रिसाइजली 6.5 होती है। ओके, और अगर आप इसको देखें तो आप कहते हैं हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है, तो 0 से लेकर 2 तक इसकी पीएच हो सकती है, राइट। सो दिस इज हाउ यू लुक एट द डिफरेंस बिटवीन देम and state the reagent condition required for the formation of sodium chlorate from chlorine। sodium 5 chlorate, right। अब ये जो सोडियम 5 क्लोरेट है जिसमें +5 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो आप कहते हैं इसमें क्लोरीन रिएक्ट करता है विद NaClO से, सॉरी क्लोरीन रिएक्ट करता है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड से बच्चों, और एक बन जाता है NaCl, एक बन जाता है NaClO3 प्लस H2O। और ये जो होना चाहिए ये हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, क्योंकि कोल्ड डाइल्यूट हो तो फिर सोडियम 1 क्लोरेट बन जाता है। सो हॉट एक्वस कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, फिर ये रिएक्शन होता है बच्चों। मैंने तो वैसे रिएक्शन लिख दिया, आपने सिर्फ लिखना है हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। कहते explain why the reaction in C1 is described as a disproportionation reaction। Explain your answer, refer to the relevant species and their oxidation numbers। आप कहते हैं जी इसमें क्लोरीन जो है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से टर्न्स -1 in NaCl, and same Cl2 0 से टर्न्स +5 in NaClO3। Hence both oxidation and reduction taking place, known as
डिस्प्रोपोर्शनेशन। इसीलिए इसे आप डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं। राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन बच्चों। यहाँ पे आज हम रुक जाएंगे बिकॉज आई थिंक वी हैव डन द गुड क्वेश्चंस। और इससे आगे हम दोबारा से इसके क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे, बट यहाँ पे आज हम रुक जाएंगे। कुछ सवाल है तो अभी तक की प्रोसीडिंग्स में वो पूछ लें। आज हमने हैलोजेंस के और ग्रुप 2 के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है इन दिस क्लास। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज गो अहेड, अदरवाइज वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट क्लास।